हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। आज आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में 22 जुलाई के दिन। आप सभी को पता है ये कक्षा मंडे टू फ्राइडे होती है। सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। और आपको पता है कि सैटरडे को 20 जुलाई थी और संडे यानी कि कल 21 जुलाई थी और आज है मंडे। तो इन 3 दिनों की जो भी घटनाएं हैं वो हम कवर कर लेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। आप सभी का अभिनंदन है इस कक्षा में। ये हमारी जो कक्षा है इसमें हम जो भी न्यूज़ लेकर आते हैं वो या तो द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश जो होती हैं वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस कक्षा में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज इस कक्षा में हम क्या क्या करने वाले हैं। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों में कचरा बैग ले जाने को अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सिक्किम ने पर्यटक वाहन जो होते हैं उनको कहा है कि अपना कचरा बैग साथ में लेकर आएं। ये आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो इफेक्ट करेगा अगर ये कचरा बैग नहीं ले जाते हैं। तो अगर वो ले जाएंगे तो किस प्रकार से वहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है, वो बातें हम कवर करेंगे। ग्वाटेमाला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, यूएसजीएस का कहना है। इस यूएसजीएस की फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भूकंप को किस तरीके से मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, वो बातें भी हम इसमें कवर करेंगे। बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग उठी है। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि क्यों ये मांग उठ रही है और किस प्रकार से इसका हमें ये जो सिस्टम है हमें देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको एक कक्षा में करवाया था ये बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर। उस समय ओडिशा का जिक्र उसमें नहीं था, लेकिन अब की बार जो है इसमें ओडिशा का भी जिक्र हमें देखने को मिला है। ठीक है ना, तो वो सब बातें हम कवर करेंगे। भारतीय राज्य केरल में निपा संक्रमण से एक बार फिर से एक बच्चे की मौत हो गई है, 14 साल के बच्चे की। ये निपा संक्रमण क्या है, किसके द्वारा फैलता है, सबसे पहली बार ये कहां पर देखा गया, कौन से जानवर से फैलता है, वो सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश करेंगी। और आपको पता है आज क्या है, आज है 22 जुलाई, तो आज ही पेश करेंगी। ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसको एक दिन पहले क्यों पेश किया जाता है, इसके पीछे वो सारा जो बैकग्राउंड है वो हम समझेंगे। ठीक है। हालांकि ये जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता है इसकी शुरुआत कब हुई, किस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है आर्थिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण को पेश करने की, वो सारी बातें हम कवर करेंगे। आंध्र प्रदेश के 4 गांवों के आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे विरोध प्रदर्शन। ठीक है, तो वो किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांग है, वो सारी की सारी बातें हम इस कक्षा में करने वाले हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस कक्षा में। चलिए जी, पहली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। सिक्किम मैंडेट्स टूरिस्ट व्हीकल्स टू कैरी गार्बेज बैग्स। सिक्किम में जो भी पर्यटक जाते हैं अपने वाहनों को लेकर, उन वाहनों के लिए सिक्किम ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है कि जो भी वहां पर पर्यटक वाहन जाएंगे उनको अपना कचरा बैग ले जाना होगा और ये अनिवार्य है। इसके पीछे का मुख्य मकसद क्या है,
अगर मान के चलो सिक्किम में कोई घूमने जा रहे हैं तो वहां पर अगर कोई कचरा तो फैलाते ही हैं, जाहिर सी बात है। अगर अपने पास अपना गार्बेज बैग होगा तो वो कचरा अपने उस बैग में डालिए, ताकि वहां की जो एक आप कह सकते हैं सुंदरता को कोई भी नुकसान न पहुंचे। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत से पर्यावरणविद जो हैं वर्तमान के, वो एक्टिव रहते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरी जगह पर जाता है और वहां पर किस प्रकार से कूड़ा कचरा फैला कर चला जाता है, लेकिन वहां पर सफाई तो नहीं होती है। इसीलिए ये एक अच्छा कदम है सिक्किम के द्वारा, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता बनाई रखी जा सके और स्वच्छता वहां की सुनिश्चित की जा सके। ये इनका प्रयास है। All tourist vehicles entering Sikkim will now have to mandatorily carry a large garbage bag according to an official order। आधिकारिक आदेश के अनुसार अगर कोई भी पर्यटक वाहन वहां पर एंटर करेगा सिक्किम में, तो उसके पास एक लार्ज गार्बेज बैग होना चाहिए। ये आधिकारिक ऑर्डर हैं, ठीक है ना। टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है ये आदेश, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता वहां पर बनी रहे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। यहाँ पर देखिए ये हमारे प्यारा भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको येलोइश कलर में दिखाई दे रहा है, ये देखो ये है आपका सिक्किम, ठीक है। इस सिक्किम को अगर जब आप थोड़ा सा लार्ज करके देखेंगे तो इस सिक्किम को 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। नॉर्दर्न सिक्किम और सदर्न सिक्किम, ठीक है, और ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम। तो इस प्रकार इसके 4 भाग हैं। और सिक्किम की राजधानी क्या है आपको पता होनी चाहिए। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है ना। और ये जो मैप हमने उठाया है ये एक वेबसाइट है, मैप्स ऑफ इंडिया वेबसाइट, वहां से हमने ये उठाया है। तो ये उन्हीं को समर्पित है। बहुत प्यारे प्यारे आपको वहां पर मैप मिलेंगे, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, जिस प्रकार के मैप आपको देखने हो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए, आपको वहां पर पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो गंगटोक वहां की राजधानी है और सिक्किम में ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है, ठीक है ना, पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा। अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये बताइएगा कि कौन है वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री। अगर आपने लिखा होगा ना प्रेम सिंह तमांग, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जब हमारे भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उसी समय सिक्किम में विधानसभा के चुनाव भी हुए, और विधानसभा के चुनाव में प्रेम सिंह तमांग ने बाजी मारी और वो सीएम बने। ये कौन सी पार्टी के हैं, आपने शायद एक नाम सुना होगा पार्टी का, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एक पार्टी है, उसके क्या है ये सुप्रीमो है, ठीक है। और ये कौन सी बार अब सीएम बने हैं, तो ये दूसरी बार सिक्किम के सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब हम मोहन चरण मांझी की बात करते हैं तो ये भी कहाँ के सीएम हैं, ये वर्तमान में ओडिशा के सीएम हैं। और ये ओडिशा के सीएम कौन सी बार बने हैं, तो ये पहली बार बने हैं। और कौन सी पार्टी की तरफ से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सीएम नहीं बने ओडिशा में, ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पर बीजेपी की सीएम बने हैं। क्योंकि उससे पहली यहां पर कौन सी सरकार थी, बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नवीन पटनायक कर रहे थे, जो लंबे समय तक वहां के सीएम रहे। 2000 से लेकर 2024 तक वहां पर बीजेडी की ही सत्ता चली आ रही थी। प्रमोद सावंत की अगर बात की जाए, ये कहाँ के सीएम हैं, तो ये वर्तमान में गोवा के सीएम हैं, ठीक है। और प्रेमा खांडू के बारे में अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में कहाँ के हैं, तो ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। और ये भी कौन सी पार्टी के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर सीएम हैं। कितनी बार सीएम बन चुके हैं, तो ये इनका तीसरा कार्यकाल है सीएम के रूप में। अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार बने हैं ये, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
मैग्नीट्यूड ऑफ 6.2 अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ग्वाटेमाला। यूएसजीएस की तरफ से कहा गया है कि ग्वाटेमाला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। यूएसजीएस का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। तो यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि 20 जुलाई को ग्वाटेमाला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप अल साल्वाडोर और निकारागुआ में भी महसूस किया गया। तीनों देशों में किसी के हताहत होने या फिर नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। ठीक है ना। तो यूएसजीएस की ये जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखनी है। और एक आप क्वेश्चन बताइए कि जो भूकंप आता है उस भूकंप को कौन से यंत्र से मापा जाता है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अगर आपने इसमें लिखा होगा ना सीज्मोग्राफ, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ऑडियोमीटर की बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है ऑडियो, ऑडियो यानी कि आवाज, तो आवाज यानी ध्वनि, ध्वनि को मापने की जो यंत्र की बात करें तो हम कहेंगे ऑडियोमीटर। एरोमीटर यानी कि हवा, हवा के बारे में अगर हमें मापना है तो आप कहेंगे एरोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मॉनसून सेशन 2024 जेडीयू आरजेडी वाईएसआरसीपी बीजेडी डिमांड्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा एट ऑल पार्टी मीट। कई पार्टियों का एक आप कह सकते हैं मीटिंग हो रही थी। उस पार्टी में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल ने इन तीन राज्यों को लेकर स्पेशल दर्जा मांगा है, यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा इन तीनों राज्यों को मिलना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। वर्तमान में जो एक नेता हैं बीजेडी के, जिनका नाम है सस्मित पात्रा, सस्मित पात्रा ने इस बात को लेकर यहां पर ये बातें कही कि सरकार का जो रुख है उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करने का समय आ चुका है। संसद सत्र से पहले की बात है जब इन पार्टियों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में केंद्र से क्रमशः बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और विपक्षी सांसद भी शामिल हुए। यहां पर जैसे हम बात करेंगे, एक नेता हैं संजय झा जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। इन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर, जैसे हम बात करते हैं हमारी जो न्यूज़ होती है वो द हिंदू से होती है, इन्होंने द हिंदू को मतलब एक इंटरव्यू में बताया कि हम बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगते हैं। हम इस मुद्दे को बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं और अगर इसमें कोई तकनीकी समस्या है तो हमें विशेष पैकेज दे। जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुछ टाइम मैंने पहले आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश का एक ये जो है मुद्दा उठ रहा है कि उसे स्पेशल कैटेगरी का स्टेट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 2014 में क्या किया गया था, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया और तेलंगाना की राजधानी क्या बनाई गई, हैदराबाद बनाई गई। और हैदराबाद तो आपको पता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा ही संपन्न क्षेत्र है। और 2014 से पहले की बात करें तो ये जो हैदराबाद है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। कहने का भाव क्या है, आंध्र प्रदेश 2014 से पहले आर्थिक दृष्टि से बेहद संपन्न था। अब 2014 के बाद हैदराबाद उनसे छिन गया, कहने का भाव वो तेलंगाना की राजधानी बन गया। तो फिर आंध्र प्रदेश के पास क्या बचा, इनको आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं वो चाहते हैं, उनके नेता चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं वो जो सर्वदलीय एक बैठक हो रही थी उसके बारे में यहां पर आप देख लीजिए, फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये तीनों के तीनों जो शख्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कैबिनेट मंत्री हैं। ये कौन है, तो ये वर्तमान में संसदीय कार्यों के
संसदीय कार्य, आप कैसे, संसदीय मामलों के मंत्री, आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और इनका नाम क्या है, किरण रिजिजू, ठीक है ना। और जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। और इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है जेपी नड्डा, जो वर्तमान में हमारे क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, है ना। चलिए, जयप्रकाश नड्डा। तो चलो एक एक करके हम तीनों राज्यों के बारे में एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और अलग अलग यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन में आप बताएंगे बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर आपने ऑप्शन टिक किया होगा नीतीश कुमार, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन सी पार्टी के हैं, जेडीयू से हैं, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने ही तो द हिंदू से कहा था कि हम बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगते हैं, हम इस मुद्दे को बड़े लंबे समय से उठा रहे हैं, अगर कोई इसमें तकनीकी समस्या है तो हमें विशेष प्रकार का पैकेज दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एन बीरेन सिंह वर्तमान में किस राज्य के सीएम है, तो आप कहेंगे ये हैं मणिपुर के। नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो ये वर्तमान में कहां के हैं, तो ये वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं। इनसे पहले हरियाणा के सीएम कौन थे, मनोहर लाल खट्टर, जो वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की बात की जाए तो ये वर्तमान में किस राज्य के सीएम है, तो आप कहेंगे असम के हैं ये। एक क्वेश्चन और बता दीजिए आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन हैं। अगर आपने इसमें लिखा होगा नारा चंद्रबाबू नायडू, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका पूरा नाम क्या है, नारा चंद्रबाबू नायडू। तो ये कौन सी पार्टी के हैं, चंद्रबाबू नायडू। तो आप कहेंगे एक पार्टी है जिसका नाम आता है टीडीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है तेलुगु देशम पार्टी। तो तेलुगु देशम पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। और नारा चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसने विधानसभा में बहुमत हासिल किया, और फिर ये जो हैं वो सीएम चुने गए, ठीक है। अभी थोड़े ही दिनों की बात है, जब हमारे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी समय यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए। कौन कौन से राज्य थे जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए उस समय, एक तो नाम आता है आंध्र प्रदेश का, एक नाम आएगा सिक्किम का, एक आएगा अरुणाचल प्रदेश का, एक आएगा उड़ीसा का। इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे साथ में, ठीक है। तो वो मैंने न्यूज कवर की थी। और ये जो हैं प्रेम सिंह तमांग, ये कहाँ के हैं, तो ये वर्तमान में सिक्किम के हैं। और सिक्किम की एक पार्टी है, सिक्किम की पार्टी है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये सुप्रीमो हैं। और सिक्किम के कौन सी बार सीएम बने हैं, तो इनका सेकंड टाइम सीएम बने हैं ये सिक्किम के, ठीक है ना। और नारा चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार बने हैं, वैसे अगर देखा जाए तो ये चौथी बार बने हैं, आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम हैं। 2 बार तो 2014 से पहले बन गए थे, और 2 बार ये 2014 के बाद बन गए हैं, ठीक है। 2014 मैंने शब्द क्यों यूज किया है, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। यानी कि तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, उससे पहले कंबाइन जो आंध्र प्रदेश का, उसके 2 बार रहे, और विघटन के बाद भी आंध्र प्रदेश के 2 बार सीएम रहे। वर्तमान में भी सीएम हैं। टोटल अगर आप कहें चौथी बार सीएम के रूप में ये कार्यभार संभाले हुए हैं। पेमा खांडू की बात की जाए तो ये कहां के हैं, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम। और कौन सी बार ये सीएम बने हैं, तो ये इनका तीसरा कार्यकाल है, 3rd टाइम ये सीएम बने हैं। कौन सी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रघुवर दास की बात की जाती है, रघुवर दास राज्यपाल हैं। कौन से राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। ओडिशा के सीएम कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में मैंने बताया भी था,
प्रीवियस क्वेश्चन में, मोहन चरण मांझी। ठीक है, सॉरी, ये तो क्वेश्चन में पूछना ही था आपसे। चलिए कोई बात नहीं। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये सीएम कौन सी बार बने हैं? तो इनका पहली बार है, और पहली बार कोई बीजेपी के नेता वहां पर सीएम बने हैं। इससे पहले वहां पर कौन सी पार्टी सत्ता में रही थी? इससे पहले वहां पर बीजेडी सत्ता में रही थी, जिसका मतलब होता है बीजू जनता दल। ये जो बीजू जनता दल है ना, इसी बीजू जनता दल के साथ साथ अन्य नेताओं ने इस ओडिशा को लेकर क्या मांगा है? विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा है। और बीजेडी के वर्तमान में नेता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, नवीन पटनायक मुख्य भूमिका में है, नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक 2000 से लेकर 2024 तक ये क्या रहे थे? लगातार यहां पर सत्ता में रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा के चुनाव में इन्होंने अपना बहुमत खो दिया और बीजेपी ने वहां पर बाजी मार ली। और बीजेपी के आदिवासी नेता हैं एक मोहन चरण मांझी, जो वहां पर अब सीएम बन गए हैं। ठीक है, और चलो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की जाती है, तो ये वर्तमान में कहां के सीएम है? तो आप कहेंगे ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम है। पिनरई विजयन की बात की जाती है, तो ये कहां के हैं? ये केरल के सीएम हैं। केरल का नाम बदलने के लिए केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था पिनरई विजयन के द्वारा, और वो प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाना चाहिए। एक मिनट रुकिए। सॉरी। चलिए, सिद्धारमैया की अगर बात की जाती है, तो सिद्धारमैया कहां के हैं? तो ये वर्तमान में कर्नाटक के सीएम हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। निपा डेथ अगेन इन केरला, 14 years old boy अंडर ट्रीटमेंट डाइज एज कोझिकोड MCH। केरल में निपा संक्रमण से एक और मौत हो गई है। कोझिकोड MCH में एक इलाज चल रहा था 14 साल के बच्चे का, उस लड़के की इसमें मृत्यु हो गई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वीना जॉर्ज। तो वीना जॉर्ज ने जिला प्रशासन को कहा है कि वो इनका अंतिम संस्कार करने में वो है सहयोग करे और उनकी माता पिता से बातचीत करें और निपा प्रोटोकॉल के अनुसार वो निर्णय लें। ठीक है ना। अब ये निपा संक्रमण है क्या, कैसे फैलता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि केरल में पिछले साल भी निपा वायरस के संक्रमण से मौत दर्ज की गई थी। अगर आपने निपा वायरस के बारे में पहले पढ़ा भी हो तो निपा वायरस का प्रकोप कोझिकोड जिले में था उस समय में भी, और ये जो मौत देखी गई है 14 साल के बच्चे की, ये भी कोझिकोड जिले में ही है। वायनाड के पास में पड़ता है ये जिला। तो अगर देखें तो उस समय यहां पर कितने लोग संक्रमित हुए थे? 6 लोगों के आसपास, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें 2018 में भी ऐसे केस देखने को मिले, 2021 में भी और 2023 में भी। और ये जो आपको मैंने बताया है ये 2024 का केस है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2019 में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है केरल में, वहां पर भी केस देखने को मिला। इस निपा वायरस के बारे में आप एक क्वेश्चन बताइएगा, उसके बाद में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से ये फैलता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। निपा वायरस मनुष्यों में रिक्त स्थान द्वारा फैलता है। ये आपका हरियाणा के वनडे एग्जाम में पूछा गया था। हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम था शायद, वो हरियाणा कांस्टेबल के एग्जाम में। तो जल्दी से बताएंगे निपा वायरस मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है। अगर आपने लिखा होगा सुअर के द्वारा फैलता है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सुअर के अलावा कौन कौन से ये ऐसे हैं जिनसे ये फैल सकता है? तो चमगादड़ का नाम आपने सुना होगा। तो चमगादड़ के द्वारा भी ये मनुष्यों में फैल जाता है। मुख्य रूप से वो चमगादड़ जो फल खाते हैं, फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। ठीक है, इसी वजह से तो कहा जाता है कि फल जो हम घर पे लेकर आते हैं उनको ढककर रखना चाहिए, उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर फल खाने वाले चमगादड़ उन पर बैठते हैं
तो संक्रमित चमगादड़ अगर हों, उनकी लार या फिर कोई दूषित भोजन के संपर्क में आ जाने से ये वायरस बड़ी तेजी से फैल जाता है। मनुष्य से मनुष्य में भी ये संक्रमण देखा गया है। खास तौर पर अगर हम बात करें, सांस जब लेते हैं तो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, जो हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से भी ये फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार निपा वायरस संक्रमण जानवरों से लोगों में फैलता है। ठीक है ना, जानवरों से लोगों में फैलता है ये वायरस। ऐसी गाइडलाइन किसके द्वारा जारी की गई है? WHO के द्वारा की गई है। और अगर वैसे बात की जाती है, इन्होंने ये भी कहा है कि ये लोगों से लोगों के बीच में फैल सकता है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन है ये WHO के द्वारा दी गई है। हमें समझना चाहिए, जो भी चीज हम प्रयोग में लाते हैं उसे साफ स्वच्छ रखकर हमें रखना चाहिए। और जैसे हम बोलते हैं ना हाइजीन, तो उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कितना हमें कोई चीज किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, हमारा जो माइंड है उस माइंड को भी नुकसान पहुंचाता है ये वायरस। आमतौर पर अगर हम देखें, अगर इस वायरस से कोई भी पीड़ित हो जाता है तो 70 से लेकर 90% तक चांस है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इतना घातक है ये वायरस। अगर किसी व्यक्ति को ये संक्रमण फैल गया तो उसका चांस है ये। ठीक है ना, निपा वायरस NIV को पहली बार 1998 में देखा गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले आप ये बताइए कि ये पहला केस कहां पर देखा गया था, इसके बारे में बताइएगा। पहला केस हमें कहां देखने को मिला था ये? अगर आपने लिखा होगा ना मलेशिया में, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मलेशिया में एक बीमारी के कारण ऐसा केस पहचाना गया था कि हाँ ये वायरस निपा वायरस है। ये भी आपका वनडे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, और जैसे हम बात करें कौन कौन से जानवर, जैसे मैंने बताए, एक तो मैंने कह दिया कि सूअर के माध्यम से ये फैल जाता है, और चमगादड़ जो हैं उनके द्वारा फैल जाता है। चमगादड़ से एक रोग और भी होता है, अगर आपने ध्यान में दिया हो, रेबीज होता है चमगादड़ से, है ना। और फिलोवायरस, मारबर्ग फिलोवायरस, हैंड्रा और निपा, ये कुछ जो वायरस होते हैं, जिसे हमें कोरोना की बात हमने सुनी थी, कोरोना वायरस। तो इस प्रकार के जो विषाणु होते हैं उनका स्रोत माना जाता है चमगादड़ को। तो चमगादड़ बेहद ही आप कह सकते हैं हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखनी है। इसे हम फ्रूट बैट भी बोल देते हैं। फ्रूट बैट का मतलब होता है कि जो फलों को खाते हैं ऐसे चमगादड़। इबोला वायरस का स्रोत माना जाता है इनको। ठीक है, और निपा वायरस के अगर कोई संक्रमण में आ गया हो, अगर निपा वायरस से कोई संक्रमित है, तो ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? जैसे उसे बार बार बुखार होने लग जाएगी, वो बार बार बीमार होने लग जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि सिर दर्द रहने लगेगा कि सिर दर्द हो रहा है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द रहने लगेगा, मांसपेशियों में दर्द। और ये जो संक्रमण है, संक्रमण के बाद इसकी अवधि 5 दिन से लेकर 14 दिन तक की होती है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी, इसके लक्षण जैसे आप कह सकते हैं माइंड में सूजन आएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनसेफ्लाइटिस बोल देते हैं उसे, मस्तिष्क की सूजन, और भ्रम, ऐसा दौरे आने लग जाएंगे इस प्रकार से, है ना। और खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं इसमें उत्पन्न होने लग जाएंगी। और गंभीर मामला अगर हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बहुत से इससे जो पीड़ित हुए, जिनकी मृत्यु भी हो गई। अभी हाल ही में 14 साल का बच्चा जो है वो इससे क्या है, अपनी जान गंवा बैठा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। जो भी चीजें हैं हमें अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाथ धोना हमेशा खाने से पहले, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। वायरस का प्रसार किस प्रकार से रोका जाए, उसके लिए हमें बेहतर प्रयास करने चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा खाइए, मस्त रहिए।
अब चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। निर्मला सीतारमण टू टेबल इकोनॉमिक सर्वे 2025 ऑन जुलाई 2022, यानी कि आज निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सरकार के वित्तीय प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था की सृष्टि पर एक आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण, ये बजट से पहले ही क्यों पेश किया जाता है। और आप ये कहेंगे कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, तो वित्त मंत्रालय। और वर्तमान में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा, आज पेश किया जाएगा। द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बारे में आपको वैसे पता होना चाहिए। चलो थोड़ा सा मैं नॉर्मली अगर सादे शब्दों में बताऊं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है। यह पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मुख्य आंकड़े पेश किए जाते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे कि महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसे वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, पेश ये करेंगी, उसके आगे की जिम्मेवारी जो है वो किसके हाथों में रहती है, मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में ये सब तैयार होता है। यही तो है हमारी निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए कि हमारे देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष पेश किया गया था। एक तो आज हो रहा है 22 जुलाई के दिन। सबसे पहली बार हमारे भारतवर्ष में कब पेश किया गया था ये आर्थिक सर्वेक्षण। अगर आपने लिखा होगा 1950 51 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 1964 से पहले की बात करें, 1964 से पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण बजट का हिस्सा होता था, बजट का हिस्सा होता था। लेकिन 1964 के बाद इस आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर दिया गया और इसे बजट से एक दिन पहले जारी किया जाने लगा। तब से लेकर अब तक यही परंपरा चली आ रही है। एक दिन पहले यानी कि आज 22 जुलाई को इसे पेश किया जाना है। तो आप इस पर नजर बनाए रखना। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में देश की वर्तमान में आर्थिक स्थिति क्या है उसका विवरण देखने को मिलेगा। दूसरे भाग में गरीबी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, मानव विकास सूचकांक जैसे विभिन्न मुद्दों को इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके दो भाग होते हैं मुख्यतः, वो आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको लिख देना है नाम निर्मला सीतारमण का, जिनकी हम बात कर रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया था 2021-22 का, है ना। तो ये उस समय की बात है जब कोरोना चल रहा था। कोरोना की वजह से पेपरलेस कर दिया गया, डिजिटली पेश किया गया था बजट। उसके बाद से ये डिजिटली ही पेश किया जाने लगा। टेक्नोलॉजी का हमने इसमें क्या है इम्प्लीमेंट कर दिया, जो हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल किया जाए अच्छा ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ट्राइबल्स ऑफ 4 विलेजेस इन आंध्र प्रदेश स्टेज प्रोटेस्ट डिमांडिंग अर्ली कंप्लीशन ऑफ रोड टू जंजुला बांधा हिल टॉप एरिया। आंध्र प्रदेश के 4 गांवों के आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जंजुला बांधा पहाड़ी क्षेत्र से सड़क का निर्माण जल्द पूरा होना चाहिए, ऐसी मांग उनके द्वारा उठाई जा रही है। एएसआर और अनकापल्ली जिलों के आदिवासी ग्रामीणों को अधूरी सड़क के कारण
बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हें भी हक है पूरा, ये भी हमारे भारतवर्ष के वासी हैं, जितना हमें हक है कि हम हर प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण हों और हमें हर सुविधा मिले। हमें जो मौलिक अधिकार संविधान ने प्रोवाइड करवा रखे हैं उनके तहत हमें सब कुछ मिलना चाहिए, तो ये भी हमारे भारतवर्ष का हिस्सा है, इनको भी मिलना चाहिए। ये जो सड़क की मांग कर रहे हैं, जरूर सड़क बनाई जानी चाहिए। जंजुला बांदा के आदिवासियों को अपने पैतृक गांव तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, जहां हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पेपरलेस बजट, मैंने अभी बताया कि हम पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं कुछ टाइम से, लेकिन कहीं ऐसा भी है कि विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, सड़क तक नहीं है। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, बहुत से इलाकों में अनगिनत एरिया आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो ये जो विरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़कर घुटने टेक कर अनोखा एक विरोध कर रहे हैं, इनके बारे में हमें क्या है, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि वो वहां पर निर्माण करवाएं, अधूरे सड़क कार्यों को पूरा करवाएं। तो वहां के कलेक्टर जो हैं उनसे वो मिले भी। अब हमारे लिए क्या है कि ये जो ट्राइबल्स होते हैं ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में ये बताइए कि आंध्र प्रदेश से संबंधित ट्राइब कौन सी है। तो ये देखिए किस प्रकार से इनका जीवन है, प्रकृति प्रेमी, यानी कि प्रकृति के साथ हमेशा बने रहते हैं। हम तो बहुत दूर चले आए हैं प्रकृति से, है ना, फिर भी कोशिश जारी रहती है। चलिए जी, एक क्वेश्चन बताइए, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, जल्दी से बताएं। अगर आपने लिखा होगा चेंचू तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। चेंचू आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के रूप में ये नामित हैं। उनकी जीवन शैली कैसी है, तो ये शिकार करते हैं, शिकार कर लिया, उसे संग्रहित कर लिया, उसके बाद में ये उसे खा जाते हैं। चेंचू जनजाति के कई लोग आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला के घने जंगलों में रहते हैं। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, इनकी एक भाषा जो है उसे भी हम क्या बोलते हैं, चेंचू भाषा बोल देते हैं। और ये चेंचू भाषा कौन से परिवार से संबंधित है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है ये भाषा, चेंचू भाषा। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। लेपचा जनजातियां जो हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है, उसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें नाम लिखा है डफला, डफला जनजातियां जो है वो कहां पर मिलेंगी आपको, उत्तरी पूर्वी भारत में मिलेंगी। उत्तरी पूर्वी भारत के हिस्से में आपको ये डफला या फिर जिसे हम दफला बोल देते हैं, मुख्य रूप से आपको कहां पर मिलेगी, इसमें असम का जिक्र आ जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको ये जनजाति देखने को मिल जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डफला जनजाति। और जैसे और भी पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। अब जैसे हम आंध्र प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें कौन कौन से नाम और हो सकते हैं, तो यहीं पर अगर मैं मेंशन करूं तो चलो लिख देते हैं। एक तो आपका हो ही गया चेंचू, ठीक है। चेंचू के अलावा एक नाम आपने शायद सुना होगा कोलमिस, ये भी वहां की जनजाति है। एक आपने नाम सुना होगा नायक पोड्स, ये भी जनजाति है वहां की। इसके अलावा कोयास और कोंडोरा दास, ये भी क्या है, वहां की एक जनजाति है जो आपको वहां पर देखने को मिलेगी अगर वहां पर आप जाएंगे तो। एक नाम शायद आपने सुना होगा सावरस का भी, सावरस, जटायुस और चेनस। ये जो आंध्र प्रदेश की विभिन्न विभिन्न जनजातियां हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, कुछ खाना बदोश जनजातियां भी हैं वहां पर। चलो यहां पर मैं अगर लिखूं आंध्र प्रदेश की खाना बदोश जनजातियां, यानी कि खाना बदोश का मतलब नाम से ही आपको पता चल गया होगा, शिकार वगैरह करके खा लिया, उनको बस खाने से मतलब है आंध्र प्रदेश। खाना बदोश वाली जो है, चलो यहां पर ये नाम मिटा देते हैं। खाना बदोश में मैंने आपको ज्यादा नाम नहीं बताऊंगा, बस एक दो नाम लिख लीजिए। एक का नाम तो है बाला सांता,
और शारदा कंदरू, ये वहां की खाना बदोश जनजातियां हैं। एक नाम आप और लिख लीजिए, बाव नीलू। ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं, बिरनालाला वरु नाम से भी है। और अलग अलग प्रकार की वहां पर जनजातियां आपको मिलेंगी, जैसे खोंड जनजाति भी आपको वहां पर मिल जाएगी। कोया जनजाति के कुछ लोग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। गडापा जनजाति के लोग भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ये जनजातियों को लेकर जो संबंधित क्वेश्चन बनता है वो आपको पता होना चाहिए। कौन से राज्य में, जैसे भील की बात करते हैं तो भील कहाँ पर पाए जाते हैं ज्यादातर, ये राजस्थान में आपको ज्यादातर मिलेंगे भील जनजाति के लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी रहता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको कक्षा मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको सर्च करना है EduRohi24। इसके अलावा जितने भी कोई शॉर्ट टॉपिक रहता है उसके लिंक आपको वहां टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो ये दो बातें तो मैंने आपको बता दी, एक तो आपका ये YouTube होगा, एक हो गया आपका टेलीग्राम। इसके अलावा अगर देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, मौज, हिप्पी, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, जोश, शेयरचैट, व्हाट्सएप चैनल, बशर्ते आपको सर्च करना है EduRohi24। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।